अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 का ही एक थ्योरम हम लोग करेंगे। तो ये थ्योरम जो है हमारे मिड में ही शामिल था, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका प्रूफ करने के लिए बोला था। तो चलें इसे देखते हैं। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है V इज इक्वल टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने प्रूफ करनी है कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो है वो एक सब स्पेस उसकी ले ली जाए, कोई सी भी सब स्पेस, और उसी सब स्पेस का अगर कंप्लीमेंट ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ले लिया जाए तो उन दोनों के सम से आपकी वेक्टर स्पेस जो बन जाती है। इधर हम बात कर रहे हैं V इज एनी वेक्टर स्पेस एंड W इज सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस ऑफ V। ओके, तो चलें इसका प्रूफ चेक करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम लेट करते हैं कि चूंकि W एक सब स्पेस है तो इसकी आपके पास बेसिस भी मौजूद होंगी, और अगर W की बेसिस आपके पास मौजूद हैं तो आपके पास उससे ऑर्थोगोनल बेसिस भी बनाई जा सकती हैं यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ठीक है, इसलिए मुझे इस बात की गारंटी है कि W के पास ऑर्थोगोनल बेसिस जरूर होंगी। तो लेट करते हैं, लेट U1 U2 U3 एंड सो ऑन UN, ये ऑर्थोगोनल बेसिस हैं, ये ऑर्थोगोनल बेसिस हैं W की। ओके अच्छा, इसके बाद हमें यह भी पता है कि अगर W की आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस मौजूद हैं तो हम इन बेसिस को एक्सटेंड कर सकते हैं वेक्टर स्पेस की बेसिस तक, यानी कि V की बेसिस तक। वी कैन, ये हम थ्योरम प्रूफ भी कर चुके हैं, मैंने ऊपर ये 9th और 10th दोनों थ्योरम इसमें यूज हो रहे हैं। पहले 9th वाला यूज किया है कि अगर बेसिस हैं W की तो उनको ऑर्थोगोनल भी बनाया जा सकता है यूजिंग ग्राम स्मिथ प्रोसेस, और अगर W की बेसिस जैसे ऑर्थोगोनल बेसिस मिल गई हैं तो उससे हम उनको एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेसिस भी बना सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड बेसिस ऑफ W to the basis of V, to the basis of, एक्सटेंड करने का मतलब है कि यही बेसिस आपके पास W की मौजूद है, इसमें कुछ और वेक्टर डाल लो, ऐसे वेक्टर और डाल लो कि ये V की बेसिस बन जाए और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रहें। जैसे कि इस तरह से 1 0 0 आपके पास हो और एक 0 1 0 पड़ा हो। आपको पता है ये R³ की बेसिस नहीं है, नॉट बेसिस ऑफ R³, लेकिन R³ की किसी सब स्पेस की बेसिस तो है ना, तो इसमें एक वेक्टर और शामिल करके इसको R³ की बेसिस भी आप लोग बना सकते हो। कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे? ऐसा वेक्टर ऐड करेंगे, कोई सा भी करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बस रहे, डिपेंडेंट ना बने। ठीक है, तो बिल्कुल हमने यही करना है। तो बेसिस ऑफ V लेट कर लेते हैं कि लेट U1 U2 U3, पीछे वाली तो वही आएंगी जो V की हैं। मान लेते हैं हमने जो और वेक्टर ऐड किए, जो एक्सटेंड किए, वो UN+1 है। ठीक है, UN+1 या UR+1 आप कह लें, UR+1 UR कोई भी नाम दे दें आप, एंड सो ऑन, और इसको हम लेके जाते हैं UN तक ले जाते हैं। ऐसा करते हैं कि N तक ले जाते हैं, और पहले जो था ना इसको N की बजाय इससे R कह लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगी नोटेशन जो है। U1 से लेके UR तक W की बेसिस हैं, उसको मैंने एक्सटेंड किया V की बेसिस तक। पहली UR तो वही आएंगी, कुछ और वेक्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे, और मान लेते हैं कि इसकी डिमेंशन N है और W की डिमेंशन जो है वो आपके पास R है। सो इसमें R वेक्टर आएंगे और इसमें एक्सटेंड करके
n तक जाएंगे n वेक्टर आएंगे। ये चीज़ भी आप ऊपर लेट कर सकते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो बड़ी सिंपल सी पिछले थ्योरम से यूज़ की हैं। अब आता है इसका मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि जो यू आर प्लस वन है जो कि v का वेक्टर है, तो यू आर प्लस वन अगर मैं इसकी इनर प्रोडक्ट लूं u1 के साथ, ठीक है, यू आर प्लस वन की इनर प्रोडक्ट अगर मैं लूं u1 के साथ, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, क्यों? देखें, u ये बेसिस है v की, इसका मतलब है ये v के वेक्टर है। आप v का कोई सा भी वेक्टर चूज करें, इनमें से कोई सा भी वेक्टर चूज करें, जैसे यू आर प्लस वन को चूज करें, तो यू आर प्लस वन की इनर प्रोडक्ट u1 के साथ 0 आएगी, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। कोई से भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 0 आना है। अच्छा, इससे हमें फायदा क्या हुआ? हमने यू आर प्लस वन एक वेक्टर चूज किया और उसकी इनर प्रोडक्ट हमने चेक की u1 के साथ, तो आंसर 0 आ गया। हम एक डेफिनेशन देते थे कि वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट पिक करो, कोई सा भी स्मॉल v, और सब स्पेस के सारे वेक्टर के साथ u1 के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट लो और आंसर 0 आ जाए। फिर उसी v की u2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट लो, v की u3 के साथ भी, अगर v की इन सब के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, सभी के साथ, तो यानी कि w के हर एक वेक्टर के साथ, तो हम कहते थे वेक्टर स्पेस का वो एलिमेंट बिलोंग कर जाता है उसी w के कंप्लीमेंट से। ठीक है, इसलिए मैंने वेक्टर स्पेस का ये एक एलिमेंट पिक किया v यू आर प्लस वन, इसकी इनर प्रोडक्ट मैंने ली u1 के साथ, तो चूंकि ऑर्थोगोनल है ना, तो आंसर तो 0 आएगा। हमें पता है ऑर्थोगोनल की वजह से, ऑर्थोगोनल बेसिस हमने बोला हुआ है, हमने ऑर्थोगोनल बनाया हुआ है ग्राम स्मिथ को यूज करके। इसी तरह यू आर प्लस वन की इनर प्रोडक्ट u2 के साथ क्या होगी? वो भी 0। u3 के साथ क्या होगी? 0। क्योंकि हर किसी पे सारे वेक्टर ऑर्थोगोनल है, यू आर वन की हर किसी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी है ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन के मुताबिक। अगर हर किसी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी है, तो अगर हर किसी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी है इनमें से, तो फिर w के हर वेक्टर से, यानी कि हम कह सकते हैं इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि यू आर प्लस वन की इनर प्रोडक्ट हर यू आई के साथ 0 आनी है, आई फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन आर। तो भाई यू आर प्लस वन अगर हर वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट पिक हो रहा है और w के हर किसी के साथ आंसर 0 दे रहा है, तो यू आर प्लस वन को फिर किस में जाना चाहिए? w के कंप्लीमेंट में। इसी तरह यू आर प्लस टू, इसी तरह यू आर प्लस 3 एंड सो ऑन un, वो हर किसी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा क्योंकि ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन के मुताबिक, और बाद में जब 0 देगा तो इस डेफिनेशन के मुताबिक उसके कंप्लीमेंट में चला जाएगा। सो यू आर प्लस वन, या आप कह सकते हैं इन द सेम वे, इन द सेम वे, सो रहने दें, यू आर प्लस वन, यू आर प्लस टू, यू आर प्लस थ्री एंड सो ऑन un, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे? ये सारे के सारे w कंप्लीमेंट के अंदर चले जाएंगे। ठीक हो गया? तो अब हमें w कंप्लीमेंट के भी कुछ वेक्टर मिल गए हैं। अब वेक्टर स्पेस का अगर एक एलिमेंट पिक किया जाए v बिलोंग्स टू v, कोई सा भी, तो ये इसको भूल जाएं, अभी तक जितना कर रही है, अब ये नई चीज है, एक नई डेफिनेशन अप्लाई करने लगे जो पहले चैप्टर नंबर 4 में करते थे। वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट अगर पिक किया जाए तो उसको लिखा जा सकता है v की बेसिस, v का वेक्टर है ना, तो v की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, और v की बेसिस ये पड़ी है, तो v लिखा जाएगा a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन ar ur प्लस ar प्लस वन ur प्लस वन एंड सो ऑन an un। तो v का कोई भी वेक्टर अगर चूज किया जाए तो वो v की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। ओके,
तो v देखें कैसे बन रहा है, v बन रहा है दो तरह के वेक्टर से। पहले वेक्टर किसके हैं, w के, ये w से बिलोंग करता था ना, ये w की बेसिस थी u1 से लेके ur तक, ये ऊपर देखें इसको, ये सारे w के वेक्टर थे। तो पहला हिस्सा w से बिलोंग कर रहा है, और अगला हिस्सा जो था ये मैंने प्रूफ किया है कि ur+1 ur+2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, w कंप्लीमेंट से। तो v जो है ये दो तरह के वेक्टर से बन रहा है, एक w से और एक w कंप्लीमेंट के वेक्टर से। देखिए u1 अगर w में है तो a1 u1 भी w में होगा ना, स्केलर मल्टी, तो ये सारे w में होंगे। और ur+1 अगर w कंप्लीमेंट में है तो w कंप्लीमेंट भी आपको पता सबस्पेस बनाती है, हम ये प्रूफ करके आ चुके हैं। सो ar+1 ur+1 किस में होगा, तो ये सारे w कंप्लीमेंट के हो गए, ये सारे w के हो गए। सो v का जो वेक्टर है वो बेसिकली w और w कंप्लीमेंट के ऑर्थोगोनल से बनता है। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का पहला हिस्सा प्रूव हो गया। दो हिस्से प्रूव करने होते हैं ना, सम से वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट बन जाए, ठीक है, और दूसरा इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना हो, तो वह w ले लेते हैं इनके इंटरसेक्शन से। लेट करते हैं दूसरा हिस्सा प्रूव करने के लिए कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आना चाहिए, तो हमने w ले लिया, w इंटरसेक्शन w कंप्लीमेंट, तो w में भी होगा और w जो है w कंप्लीमेंट में भी होगा, ठीक है। तो w अगर w कंप्लीमेंट में है तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि ये इसलिए w कंप्लीमेंट में है कि वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के साथ ये आपको देता था इनर प्रोडक्ट 0, इसलिए w कंप्लीमेंट में है ना। w कंप्लीमेंट में वो वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट पिक करें, अगर वो w के हर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दे तो वही वेक्टर जो है वो w कंप्लीमेंट के अंदर चला जाता है वेक्टर स्पेस से उठ के। तो ये w कंप्लीमेंट में अगर पड़ा हुआ है तो ये इसीलिए पड़ा हुआ है कि पहले ये वेक्टर स्पेस में था और इसने w के पहले ये वेक्टर स्पेस में था और इसने इनर प्रोडक्ट w के हर वेक्टर के साथ आपको 0 दे दी इनर प्रोडक्ट। सो ये w पहले किस में पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था v में, और v से उठ के इसमें इसलिए आ गया कि इसने w के हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे दी। अगर w के हर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दी होगी तो इसके साथ भी तो दी होगी, w के हर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दी होगी ना इसने, ठीक है, इसीलिए ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में है। तो अगर w के हर वेक्टर के साथ दी है तो ये भी तो w का वेक्टर है ना, इसके साथ भी तो इनर प्रोडक्ट 0 दी होगी ना इसने। तो w इनर प्रोडक्ट w इक्वल होगा 0 के, और दो वेक्टर की इनर प्रोडक्ट आपको पता तभी 0 आ सकती है अगर वो वेक्टर इटसेल्फ 0 हो, अदरवाइज इनर प्रोडक्ट कभी 0 नहीं आती, इनर प्रोडक्ट स्पेस का पहला एक्सियम। सो w आपने जो उनके इंटरसेक्शन से लिया था वो तो प्रूव होगा कि वो तो 0 के इक्वल है। इस तरह आप कोई भी वेक्टर लोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। सो w के अंदर y 0 के कुछ नहीं पड़ा, तो दोनों के हिस्से प्रूव हो गए, तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो सिंपल थ्योरम था बिल्कुल, अगर आप थोड़ा इस पर ट्राई करते। तो अब इसको देखें, अगर आपको कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन आती है किसी भी स्टेप के अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो चलें अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।